नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र सौंपा गया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राष्ट्रपति मुर्मू को निमंत्रण पत्र दिया। राष्ट्रपति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की और समारोह में शामिल होने पर सहमति जताई। कहा कि वो अयोध्या आने के लिए जल्द ही समय तय करेंगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे, जिसके लिए वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान भी कर रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक ऑडियो संदेश दिया। पीएम ने कहा कि वो पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अभिव्यक्ति नहीं, अनुभूति का अवसर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रों के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा एक व्यापक अनुष्ठान है, इसलिए पूजा 15-16 जनवरी से शुरू होगी, जब खरमास 14 जनवरी को समाप्त होगा। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामलला की मूर्ति को नगर भ्रमण या परिसर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी होंगे। सभी प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी की जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि संपूर्ण विश्व को ये लग रहा है कि रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले समारोह में शामिल होने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उत्सव दुनिया भर में मनाया जाएगा। कर्ण सिंह ने अफसोस जताया है कि वो निमंत्रण के बावजूद ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक रघुवंशी के रूप में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके पीछे उन्होंने अपनी उम्र और सेहत को कारण बताया है। कांग्रेस आलाकमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कांग्रेस को वाम पंथ की तरफ धकेल रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर समारोह के लिए मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। देश भर में लोहड़ी मनाई जा रही है। लोहड़ी का त्योहार किसानों के नए साल के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन आग में मूंगफली, तिल, गुड़, गज्जक और रेवड़ी चढ़ाने का भी रिवाज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के इस माहौल में देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत के जीवंत स्वरूप होने के साथ साथ अनेकता में एकता के प्रतीक भी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज से देशव्यापी नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा आज बीजेपी मुख्यालय में 200 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करेंगे। बीजेपी देश भर में 5000 से ज्यादा नमो नव मतदाता कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नमो नव मतदाता अभियान में 24 जनवरी को ऑनलाइन 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ जुड़ेंगे। इसी दिन बीजेपी युवा मोर्चा देश के हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सम्मेलन भी आयोजित करेगा। इस बार बीजेपी युवा मोर्चा ने 1 करोड़ नए मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इनमें कॉलेज परिसर, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, खेल के मैदान और अन्य जगह भी शामिल हैं। बीजेपी ने असम के दिमा हसाओ जिले के अंतर्गत आने वाले उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव में भारी जीत दर्ज की। जनजातीय परिषद के चुनाव में भाजपा ने कुल 28 सीटों में से 24 सीटों पर जीत हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई और कहा कि भाजपा में विश्वास के लिए दिमा हसाओ के लोगों का आभार। हमारी पार्टी हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा के लिए कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य आज दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मिलेंगे। बैठक मुकुल वासनिक के आवास पर होगी।
लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबले के लिए बने विपक्षी गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बार की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नेता बातचीत करेंगे। गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा के साथ नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर भी सहमति बन सकती है। हालांकि बैठक के एजेंडा का खुलासा नहीं किया गया है। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नेता एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आगे की योजना तैयार करेंगे। पहले से निर्धारित कुछ कार्यक्रमों की वजह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी आज विपक्षी गठबंधन की इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि महात्मा गांधी महान रणनीतिकार थे और वो अपने समय से बहुत आगे की सोचते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की लिखी किताब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स के विमोचन कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने कहा कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रूर ताकतों के खिलाफ नरम शक्ति के इस्तेमाल के महत्व को बखूबी जानते थे। इन बैठकों में विपक्षी दलों को साथ लाने से लेकर सीट बंटवारे तक की चर्चा हो चुकी है। हालांकि राज्यवार सीट बंटवारा का मामला फंसा हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में बने एनडीए का मुकाबला करने के लिए गठित विपक्षी गठबंधन एनडीए में शामिल दलों के बीच कई मुद्दों को लेकर खींचतान जारी है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई, जिसमें 11 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर सभी ने अपनी राय दी। सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार समय रहते प्रत्याशियों के चयन पर फोकस है। बैठक में चुनाव की रणनीति रोडमैप पर चर्चा हुई है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। जम्मू संभाग के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी इलाके में शुक्रवार की शाम आतंकियों ने सैन्य वाहनों पर हमला किया। हालांकि इसमें किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं। हमारे जवान सुरक्षित हैं। वहीं पुंछ जिले में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। नाकेबंदी करके हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के चलते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभी से चाक चौबंद कर दी गई। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल भी जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी है। लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में शुक्रवार को काफी घना कोहरा भी छाया रहा। राजधानी दिल्ली में 12 जनवरी की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह 5:30 से 8:30 के बीच का समय सबसे ठंडा रहा। दिल्ली में फिलहाल घने कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने कहा कि 14 और 15 जनवरी को घना कोहरा और इसके साथ ही मध्यम कोहरा रहने के भी आसार हैं। घने कोहरे के कारण दिल्ली से आने और जाने वाली ट्रेनों पर बुरा असर हो रहा है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनों में विलंब हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में आज से 15 जनवरी के बीच कोल्ड से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति रहने की आशंका है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Earlier we were having DCBS system. We got a transfer to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या
मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। बिहार में कपकपाती ठंड का सितम जारी है। गया में 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है। ठंड के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अभी भीषण ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। अगले 4 दिन शीत दिवस जैसे हालात रहेंगे। आने वाले 4 दिन देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जिले में 16 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने के साथ सर्द हवाएं चलने के आसार। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दिल्ली के बड़े बाजारों में दिवाली मनाई जाएगी। व्यापारियों को करीब 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक, मालीवाड़ा, किनारी बाजार, करोल बाग, गांधीनगर, टैंक रोड जैसे बाजारों से काफी सामान दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने जैसी सुविधा अब डीमैट अकाउंट में उपलब्ध होगी। बाजार नियामक सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में ब्रोकर को यह निर्देश दिया है कि 4 अप्रैल तक इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि ग्राहक खुद से अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर सके। सेबी के नए निर्देश के अनुसार संदिग्ध हालात में ग्राहकों को 1 जुलाई के बाद उन्हें अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक करने या फिर अपना पैसा फ्रीज करने की सुविधा मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 4 से 5 वर्षों में बैंक प्रणाली में व्यापक बदलाव का श्रेय केंद्रीय बैंक के समयबद्ध और सक्रिय रूप में लिए गए फैसलों को दिया है। आरबीआई ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित 3 बैंकों पर कुल 2.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन तेई ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में समग्र प्रगति को केंद्र में रखते हुए बातचीत की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी मिल मालिकों को आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की नीति के कारण उनकी समस्याओं का समाधान अप्रैल के बाद निकाला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कहा कि भारत एक दिन ऊर्जा का निर्यातक बन जाएगा और ऐसा करने के लिए कृषि को विकसित करने की जरूरत है। कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी में निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रांची में बैठकें आयोजित करेगा। कोयला सचिव अमृत लाल मीना मुख्य अतिथि होंगे। सरकार ने अब तक 299 खदानों को छोड़ा है या बंद के रूप में चिन्हित किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इन खदानों को बंद करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। खदान बंद करने के ढांचे को मजबूत करने और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए मौजूदा खदान योजना दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। अमेरिका में शीतकालीन तूफान के कारण अब तक 2400 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है और 2000 से ज्यादा रद्द कर दी गई हैं, जिससे सैकड़ों यात्री अमेरिकी हवाई अड्डों पर फंस गए। अमेरिका के आयोवा राज्य में बर्फीली तूफान की स्थिति बन गई। उड़ती बर्फ और ठंडी हवाएं यात्रा को खतरनाक बना रही हैं। अमेरिका के कई राज्यों में खराब मौसम के कारण अगले हफ्ते तक बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंच सकता है। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए मतदान चल रहा है। राष्ट्रपति साई इंग वेन और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लाई चिंगते ने भी मतदान किया। ताइवान में प्रमुख रूप से डीपीपी और ताइवान पीपल पार्टी के बीच मुकाबला है। डीपीपी यहां पिछले 8 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपना 2 कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। ताइवान के चुनाव में आगे चल रहे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंगते का चीन विरोध कर रहा है। वो देश की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं।
चीन ने ताइवान के मतदाताओं से कहा है कि वो शांति और युद्ध में से एक को चुने। चीन के खतरे के अलावा भी वोटर के सामने कई अन्य मुद्दे हैं। इनमें महंगे आवास और धीमी होती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख ने गजा युद्ध विराम का नए सिरे से आह्वान किया है। साथ ही युद्ध समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख ने कहा कि वो गजा से तीसरे देशों में फिलिस्तीनी नागरिकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने की योजना के बारे में इजरायली मंत्रियों के हालिया बयानों से गहरे चिंतित थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अपर सचिव मार्टिन ने कहा कि मैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए इस परिषद से अपना आह्वान दोहराता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर हुती लाल सागर में अपनी हरकतों को जारी रखते हैं तो अमेरिका उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों से यमन पर भीषण हमला कर हुती विद्रोहियों की हवाई पट्टियों और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यमन में आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई की गई है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले न रुके तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ईरान के तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने यमन में हुतियों पर अमेरिका, ब्रिटेन के हमलों की निंदा की। प्रदर्शनकारी तेहरान में ब्रिटिश दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए। इक्वाडोर में हिंसा फैलने के कुछ दिनों बाद सशस्त्र बलों ने ग्वायाकिल के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक में गश्त और तलाशी बढ़ा दी है। पोटैटो जिले के कुछ निवासियों ने इसका स्वागत किया है। इक्वाडोर की जेल में बंद कैदियों ने परिवारों ने अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जेलों में 158 जेल प्रहरियों और 20 प्रशासनिक कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। इजरायली सेना ने कहा कि खान यूनिस में हवाई हमले में हमास के नुकबा फोर्स का कमांडर मारा गया है। ये कमांडर इजरायली शहरों पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल ने गजा में नरसंहार के आरोप को नकार दिया है। इजरायल ने कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए गजा पर हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका में इजरायल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया है। जॉर्डन ने दक्षिण अफ्रीका के आरोप का समर्थन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में अनकैप्ड युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को जगह मिली है। तेज गेंदबाज आवेश खान को भी टीम में स्थान मिला है, तो वहीं टीम में केएल राहुल और अय्यर की भी वापसी हुई है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात के खिलाफ रणजी मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए। चोट से उबरने में कृष्णा को 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज, रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल मुकाबले के सेमीफाइनल मैच में कोरिया की कॉन्ग मिन ह्यूक और सियो सेउंग जे की जोड़ी से भिड़ेगी। रांची में आज से FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की शुरुआत। भारतीय टीम आज अमेरिका से भिड़ेगी। और बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी आज एडिलेड इंटरनेशनल के पुरुष युगल के फाइनल में अमेरिका के राजीव राम और इंग्लैंड के जो सालिसब्री की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से भिड़ेगी।
लात्विया की येलेना ओस्टापेंको ने एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल में आज उनका सामना रूस की दारिया से होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग में आज ब्रिटेन के जैक ड्रेपर का सामना चेक रिपब्लिक की जिरी लेहिका से होगा। ये दूसरी बार है जब ड्रेपर ने एटीपी फाइनल में अपनी जगह बनाई। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य दौर में अपनी जगह बना ली है। पहले दौर में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक से सामना होगा। एशियन कप के मेजबान कतर ने जीत के साथ आगाज किया। कतर ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में लेबनान की टीम को 3-0 से हरा दिया। कतर में खेले जा रहे एशियन कप फुटबॉल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप का पहला मैच खेलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही पास ऐसे कोच हैं जो टीम के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। भारत का अभियान एशियन कप में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पिछले 2 संस्करण में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। हालांकि इस बार टीम के कोच को उम्मीद है कि उनकी टीम तकनीकी रूप से मजबूत है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी कर रहे आइवरी कोस्ट की टीम आज देर रात गाइनिया बिसाऊ की टीम से भिड़ेगी। आइवरी कोस्ट की टीम साल 1992 और 2015 में इस खिताब को अपना बना चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ल्यूटन टाउन और बर्नले के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। जर्मन बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने हॉफेनहेम की टीम को 3-0 से हराया। मुकाबले में हैरी केन ने किया बुंदेसलीगा में सीजन का 22वां गोल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दे दी। माइकल जैक्सन की बायोपिक की रिलीज की तारीख हुई जारी। 18 अप्रैल 2025 को एंटोनी फुक्का के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जाफर जैक्सन निभाएंगे। प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कल की 2898 AD 9 मई को होगी सिनेमाघरों में रिलीज। 600 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई ये फिल्म हिंदी समेत तेलुगु में भी रिलीज होगी। शाहिद कपूर और कृति सेनन अभिनीत फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का पहला गाना लाल पीली अखियां रिलीज हुआ। ये फिल्म 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता रितेश देशमुख अजय देवगन की रेड 2 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता कीनू रीव्स द बुक ऑफ एब्सवेयर नामक एक नया उपन्यास लेकर आ रहे हैं। इसे उन्होंने लेखक चाइना मिविले के साथ मिलकर लिखा है। ये पुस्तक 2021 में रिलीज हुई कॉमिक बुक श्रृंखला BRZRKR से प्रेरित है। तेलुगु स्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर करम ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। दर्शकों की ओर से इस फिल्म को अच्छे रिव्यू भी मिल रहे हैं। अभिनेत्री नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से भी अब हटा दिया गया है। आरोप है कि फिल्म में भगवान राम पर विवादास्पद टिप्पणी की गई है और लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बार्बी की स्टार और निर्माता मार्गरेट रॉबी ने संभवतः अभिनय से ब्रेक लेने का संकेत लिया है और ऐसा करने के पीछे उन्होंने कारण दिया कि फैंस उनसे बोर हो जाएंगे। और पंकज त्रिपाठी ने स्वच्छता से भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन का पद छोड़ दिया है, क्योंकि अभिनेता मैं अटल हूं में एक वास्तविक जीवन के राजनीतिक व्यक्ति की भूमिका वो निभा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।